स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जो है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपकरणों के बारे में। हम जानेंगे इस यूनिट में कि निजी क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं और भूमंडलीय उपकरण क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने निजी, सार्वजनिक और वैश्वीकरण वाले सारे उपकरणों के बारे में पढ़ा था। व्यावसायिक संगठनों के क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है कुछ इस प्रकार। पहला, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भूमंडलीय या वैश्विक उपकरण। इन्हीं के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, सभी को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है? जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स जिनका स्वामित्व किसी प्राइवेट या किसी निजी हाथों में होता है, इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होता। निजी हाथों में ही स्वामित्व होता है और संचालन और प्रबंध भी इन उपकरणों का निजी हाथों में ही होता है। इसकी विशेषताएं जानेंगे बच्चों निजी क्षेत्र की। सबसे पहला है लाभ की भावना। जो निजी क्षेत्र के व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं वह लाभ की भावना से ही स्थापित किए जाते हैं, इसमें सेवा की कोई भावना नहीं होती। इसके अंदर जो भी व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं, जैसे एकांकी व्यापार हमने पढ़ा है, साझेदारी हमने पढ़ा है, वो सब निजी क्षेत्र के व्यवसाय हैं और यह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है स्वामित्व। निजी क्षेत्र में जो व्यापार स्थापित किए जाते हैं उनका स्वामित्व निजी हाथों में ही होता है, सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। तीसरा है मितव्ययिता। निजी क्षेत्र में मितव्ययिता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि स्वामी भी निजी होता है और संचालन और प्रबंध भी निजी हाथों में होता है, जिससे कम खर्च में व्यापार संचालित किया जा सकता है। चौथा है पूर्ण स्वतंत्रता। निजी क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होती है व्यापार को संचालन करने में, किसी भी नियमों का पालन या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने के कारण यह व्यापारी स्वतंत्र होता है। सरकारी प्रोत्साहन। निजी क्षेत्रों को हमेशा कार्यों को करने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन मिलता रहता है। सरकारी नीतियों का पालन। निजी क्षेत्र के जितने भी व्यवसाय होते हैं उनमें सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रतियोगिता। निजी क्षेत्र में प्रतियोगिताएं अधिक होती है, जिससे व्यापार और विकसित होता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है, लाभ कमाने की भावना है और बढ़ने लगती है। लास्ट है गोपनीयता। निजी क्षेत्रों में गोपनीयता का गुण पाया जाता है। निजी क्षेत्र में एकांकी व्यापार हमने पढ़ा था, साझेदारी हमने पढ़ी थी। इसमें जो स्वामी होते हैं वह कुछ लिमिटेड होते हैं, जिनमें उन्हीं के अंदर सारी बातों का, सीक्रेट्स का उन्हीं के अंदर लेन देन चलता है, जिससे इसको भंग नहीं किया जा सकता, गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती। निजी क्षेत्र का बच्चों हम जानेंगे निजी क्षेत्र का महत्व या लाभ क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है निजी क्षेत्र। सबसे पहला है व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग। निजी क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे व्यवसाय को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। निजी क्षेत्र जब सार्वजनिक क्षेत्र हट जाता है, सार्वजनिक स्वामित्व हट जाता है, तो निजी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है निजी क्षेत्र, जिससे कि राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जीवन स्तर में वृद्धि। हम एकांकी व्यापार करके, साझेदारी करके अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें व्यवसाय हम स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। बचत को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र से ही बचत को प्रोत्साहन मिलता है। हम अपने व्यापार को संचालित करने में कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं और बचत करके इसी बचत का उपयोग हम पूंजी के रूप में करते हैं, जिससे एक नई पूंजी का निर्माण होने लगता है। पूंजी निर्माण में तेजी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब हम अपने व्यापार में बचत करने लगते हैं तो अपनी बचत का उपयोग हम पूंजी के रूप में करते हैं, जिससे पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होने लगती है। विदेशी पूंजी का उपयोग हम निजी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का भी उपयोग कर सकते हैं आसानी से। उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप उत्पादन। जी हाँ बच्चों, निजी क्षेत्र में जो उत्पादन किया जाता है वह उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप ही किया जाता है। आगे हम जानेंगे निजी क्षेत्र की सीमाएं, किन किन दोषों के कारण इनको संचालित करने में कठिनाइयां आती हैं। सबसे पहला आर्थिक असमानता में वृद्धि। ऐसा माना जाता है बच्चों कि निजी क्षेत्र में आर्थिक असमानता पैदा हो जाती है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए निजी क्षेत्र में स्वामित्व भी निजी हाथों में होता है और संचालन भी, जिससे उसको अधिक मुनाफा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो और अमीर होता जाता है और जो गरीब है वह गरीब ही रह जाता है, इसलिए इसमें आर्थिक असमानताएं पैदा होने लगती हैं।
दूसरा है सामाजिक संतुष्टि का अभाव। जो निजी क्षेत्र होते हैं उसमें सामाजिक संतुष्टि नहीं हो पाती, समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं होते हैं। अगला है अधिकतम लाभ से प्रेरित उत्पादन। निजी क्षेत्र में हमने पहले भी पढ़ा कि लाभ के लिए ही स्थापित किए जाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अधिकतम लाभ को प्रेरित करता है, न कि ये और किसी चीज़ों को जैसे कल्याण की या सेवाओं की भावनाओं को नहीं प्रेरित करता, सिर्फ लाभ की भावनाओं को ही प्रेरित करता है। गहन प्रतिस्पर्धा, यह भी एक गहन प्रतिस्पर्धा होने के कारण भी बच्चों निजी क्षेत्र एक तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता या कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आने लगती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों निजी क्षेत्र के व्यावसायिक उपक्रमों के स्वरूप। किस किस उपक्रम में किस किस स्वरूप में निजी क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। मैंने अभी बीच में भी बोला एकांगी व्यापार निजी क्षेत्र में आता है, संयुक्त हिंदू परिवार निजी क्षेत्र में आता है, साझेदारी, सहकारी संस्थाएं और कंपनियां, ये सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिनको हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं ये सब क्या होता है। अब हम जानेंगे बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र में वह व्यवसाय आते हैं जिनका स्वामी सरकार होती है और इसका संचालन और प्रबंध भी सरकार के हाथों में ही होता है। इस व्यवसाय में सारी नीतियां नियम सरकार के द्वारा ही चलाई जाती हैं और नियंत्रण भी सरकारी हाथों में ही होता है, उसे कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र है। अब हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले राज्य का स्वामित्व। जी हाँ बच्चों, इन संस्थाओं में, इन संगठनों में जो स्वामी होता है वह राज्य सरकार का ही होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत ही यह स्थापित की जाती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति, इन संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है। उपक्रमों का व्यापक क्षेत्र, सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, बहुत जगह तक फैला हुआ रहता है। सरकारी स्रोतों से वित्त की प्राप्ति। जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक उपक्रम के लिए हमें जो पूंजी मिलनी होती है वह सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है और आसानी से और कम ब्याज पर हमें वह पूंजी प्राप्त हो जाती है। सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंधन, इन उपक्रमों में सरकारी नियंत्रण होता है, सरकार के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है और प्रबंध भी किया जाता है। एकाधिकार प्रवृत्ति, जो सरकारी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनमें एकाधिकारी का प्रवृत्ति होती है, क्योंकि पूरा कार्य सरकार के हाथों में ही होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह उपक्रम एकाधिकार से के ही रूप में किए जाते हैं। अब हम जानेंगे सार्वजनिक उपक्रम की महत्व, उद्देश्य या लाभ, तीनों ही एक ही है ना। उद्देश्य जो है, सबसे पहला हम जानेंगे सामाजिक समाज की स्थापना। जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक उपक्रम की जो स्थापना ही की जाती है उसका जो उद्देश्य है, महत्व है, वह है समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए। समाजवादी स्थापना में समाज में रहने वाले सभी वर्गों के लिए उसमें विचार विमर्श किया जाता है। आर्थिक विकास में योगदान, जो सरकार का आर्थिक स्थितिकरण है, उसको आर्थिक स्थिति है उसको अच्छा योगदान देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति, जो क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में जो असंतुलन पैदा हो जाता है उसको समाप्त करने के लिए भी सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की जाती है। सरकार की आय प्राप्ति के स्रोत, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं वह सरकार की आय की वृद्धि के लिए भी स्थापित किए जाते हैं। संसाधनों का उचित आवंटन, जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक उपक्रम में जो संसाधन होते हैं उनका उचित आवंटन यानी कि बांटने के लिए भी स्थापना की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, सार्वजनिक उपक्रम में जिन भी प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे हम देखते हैं वन संरक्षण संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन अच्छे से कर सके, सदुपयोग कर सके और नष्ट होने से बचा सके, इसलिए इनकी स्थापना की जाती है। अब हम जानेंगे सार्वजनिक उपक्रम के दोष, इनके दोष क्या क्या है। पहला है लाल फीताशाही को प्रोत्साहन। लाल फीताशाही मीन्स मनमानी करना। जब कोई कार्य सरकारी हाथों में सौंप दिया जाता है तो सरकार के जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वह अपनी मनमानी करने लगते हैं, जिससे लाल फीताशाही को प्रोत्साहन मिलने लगता है। स्वतंत्र नीति का अभाव, जी हाँ बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र नीति नहीं होती, उसमें कोई भी फ्री नहीं होता किसी निर्णय लेने के लिए, वह सारे निर्णय और सारे कार्य सरकार के हाथों द्वारा ही होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। अधिकारियों में हस्तांतरण में कठिनाई, हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो भी लोग कार्य कर रहे होते हैं उनकी बार बार ट्रांसफर होता है, जिससे उनकी जो पारिवारिक समस्याएं वह उत्पन्न होने लगती हैं। भाईचारा
भाईचारा को प्रोत्साहन। जी हाँ बच्चों, हम ये सब जानते हैं सरकारी ऑफिसर्स में और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ अपने रिश्तेदारों को काम पर ले आते हैं, जिससे भाईचारा को बढ़ावा मिलता है, जो गलत है। नीतियों में भेद। जी हाँ, सरकारी जो उपक्रम स्थापित किए जाते हैं उनमें कई सरकार की नीतियों से राहत मिल जाती है, जिससे वह नीतियाँ प्राइवेट सेक्टर में तो पूर्ण की जानी होती है, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में उनको छूट मिल जाती है, जिससे दोनों में मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के मुख्य प्रारूप क्या है, किन किन रूपों में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। पहला है विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन, लोक निगम या सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनियां, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बच्चों इन्हीं उपक्रमों को एक एक करके समझेंगे। विभागीय उपक्रम या संगठन किसे कहते हैं? विभागीय उपक्रम जैसे नाम से ही जान रहे हैं, विभागों का स्थापन करना। सरकार द्वारा विभाग के रूप में एक संगठन की स्थापना की जाती है, इसका संचालन और इसकी स्थापना सरकार द्वारा ही की जाती है। इसकी स्थापना मंत्रालय द्वारा एक विभाग के रूप में की जाती है और इसका संचालन प्रबंध सरकार के हाथों में ही होता है। इसके प्रमुख उपक्रम जो हैं बच्चों, वह है भारतीय रेलवे, भारतीय डाक सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवाएं और भारतीय प्रतिरक्षा उद्योग, ये सब विभागीय उपक्रम कहलाते हैं। लोक निगम या सार्वजनिक निगम, हम जानेंगे लोक निगम क्या होता है। लोक निगम जिसमें सरकारी नियंत्रण तो होता है, लेकिन इसकी नीतियां उसी उपक्रम द्वारा फिर से बनाई जाती है। सरकारी नीतियां भी होती हैं और वह अपनी उप नीतियां भी तैयार करते हैं, जिसके द्वारा उस उपक्रम का संचालन होता है, संगठन का संचालन होता है। इसकी स्थापना बच्चों संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। अधिनियम में नियम तथा उप नियमों का उल्लेख किया जाता है। जो अधिनियम बनाए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, ये सब अधिनियम के अंतर्गत जिन निगमों की स्थापना की जाती है उसे कहा जाता है लोक निगम या सार्वजनिक निगम। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रारूप होते हैं लोक निगम, वह होता है भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक बीमा निगम, भारतीय साख एवं प्रत्याभूति निगम, औद्योगिक साख एवं विनिमय निगम, पोस्ट ट्रस्ट और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राज्य वित्तीय निगम और इंडियन एयरलाइंस आदि, ये सब लोक निगम के अंतर्गत आती हैं। इनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है, संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ नियम जो स्वयं संस्थाएं बनाती हैं, जिसे उप नियम कहते हैं, और अधिनियम के अंतर्गत ये अपना कार्य संपन्न करती हैं। अब हम जानेंगे बच्चों सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होती है। वह कंपनियां जिसके अंतर्गत 51% अंश सरकार के हाथों में होते हैं, वह कहलाती हैं सरकारी कंपनियां। प्रमुख सरकारी कंपनियां जिनके उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड और भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह सब सरकारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के आधे से अधिक अंश सरकार के हाथों में होते हैं, इसलिए इनका संचालन, इसका प्रबंधन भी सरकार द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इन्हें सरकारी कंपनियां कहते हैं। अब हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। दोनों क्षेत्रों को हमने समझ लिया, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, इनके अंतर के बारे में जानेंगे। पहला है आशय। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है और संचालन और नियंत्रण किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र जो सरकार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता बल्कि निजी स्वामित्व होता है और इसका संचालन और नियंत्रण भी निजी हाथों में होता है। उद्देश्य, सार्वजनिक क्षेत्र में जो सामाजिक हित एवं लोक कल्याण के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं और निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। स्वरूप, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनकी स्थापना विभागीय संगठन, लोक निगम एवं सरकारी कंपनी के रूप में की जाती है, जबकि निजी क्षेत्र में एकांकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी अधिनियम संगठन के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। आर्थिक सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि निजी क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।
गोपनीयता, सार्वजनिक क्षेत्रों में कोई गोपनीयता नहीं रहती, जबकि निजी क्षेत्रों में गोपनीयता पूर्ण रूप से रहती है। तो बच्चों ये था सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। अब हम जानेंगे सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में संबंध। हमने दोनों को देखा, जाना, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होते हैं। लोगों की ये धारणा हो जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र ज़्यादा अच्छे हैं निजी क्षेत्रों से, जबकि आज हम देखें, आज वर्तमान युग में निजी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो रखे हैं। वैसे दोनों ही क्षेत्र अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं सरकारी काम अच्छा होता है, हम कुछ का मानना होता है निजी काम अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही स्वरूप एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के पूरक रहते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होगा तो शायद निजी क्षेत्र कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और अगर निजी क्षेत्र नहीं होता तो सार्वजनिक क्षेत्र अपना कार्य करने में कमी कर देता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों का होना अनिवार्य होता है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।